चलो आ गए सब। कल हमने स्टार्ट किया था। गुड आफ्टरनून नितिन। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? जो भी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, बुक रेफर कर रहे हो कुछ? एनसीईआरटी आपके पास तो है, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। तो एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन रहेंगे वो भी अगर आप सॉल्व कर लोगे तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो चलो आज स्टार्ट करना है हमें। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। उसके बाद हमने देखे आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, उसके कंडीशन क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगे। देन हमने देखा कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज अ डेटिव बॉन्ड होता है। देन हमने स्टार्ट किया था ऑक्टेट रूल, लैटिस एनर्जी भी पढ़ चुके उसमें। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल में जो हमने बात की थी एक्सेप्शन की, हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स की बात की थी। ठीक है। देन हमने अभी वीबीटी स्टार्ट किया था। वीबीटी में क्या पॉइंट्स थे? वीबीटी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमने देखा है ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑलवेज फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, लैटरल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग हमने देखी ऑलवेज फॉर्म द पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट डालो हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट रीडिंग होगी हाइब्रिडाइजेशन। अभी जो मेरा लास्ट टाइम क्वेश्चन था, व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी वीबीटी हम पढ़ ही चुके थे, तो वीबीटी पढ़ने के बाद हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों आई? तो जो पॉइंट होगा हमारा, दैट इज नीड फॉर द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नीड फॉर द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि जो हाइब्रिडाइजेशन को आना पड़ा? क्या मुझे कोई बता सकता है? क्योंकि हम ये रिवाइज ही तो कर रहे हैं, हम रिविजनिंग तो कर रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत है हाइब्रिडाइजेशन की? क्यों वीबीटी फेल हो गया? क्या हो सकता है? कोई भी? नितिन, अथर्व, आयो, आदेश, अभय, क्या नीड होगी हाइब्रिडाइजेशन की? क्यों हाइब्रिडाइजेशन ये कंसेप्ट आया है? आंसर करते जाओ, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके हुए हैं, रिवीजन चल रही है। तो जितने आंसर आप लोग मुझे दोगे उतना ही तो सही है ना, कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हाइब्रिडाइजेशन की। चलो, पहला जो पॉइंट रहेगा, द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर द फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई थी। अबे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ वैलेंसीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट। बिकॉज ऑफ वैलेंसीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट। अभी इसका मतलब क्या? वैलेंसीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स के बारे में हमें बात करनी है। वैलेंसीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट। तो valency of an element is equal to the number of unpaired electrons in an atom. Valencies of a certain element is equal to the number of unpaired electron. क्या कहा मैंने? valency किसके बराबर है? Number of unpaired electron in an atom. तो valencies of certain element cannot be explained on the basis of valency VBT. कुछ एलिमेंट की जो वैलेंसीज थी वो हम ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल दैट इज अ बेरिलियम। फॉर एग्जांपल बेरिलियम, अभी जो बेरिलियम है उसका नंबर कितना होता है? 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 1s2 2s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, 1s2 2s2। तो एक्सपेक्टेड वैलेंसी कितनी होनी चाहिए थी? बोलो। द एक्सपेक्टेड वैलेंसी
कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज माय वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। अगर मैं बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रही हूँ तो यहाँ पे 1s2 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल है, तो एक्सपेक्टेड जो वैलेंसी है बेरिलियम की वो होनी चाहिए 0। वो कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 0। क्यों 0 होनी चाहिए थी साइन? वेरी गुड। देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों होनी चाहिए थी? बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए थी? 0 होनी चाहिए थी। बट ऑब्जर्व वैलेंसी इज, आप लोग जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करते होगे तो इसकी ऑब्जर्व वैलेंसी आप लोग कितना लिखते हो? यहाँ पे 2 लिखते हो। अरे भाई होनी चाहिए थी 0। अगर मैं वीबीटी के थ्रू जा रही हूँ तो 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, होनी चाहिए थी 0 क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट है क्या? 2 है। ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये वीबीटी ने एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन को आना पड़ा। अगर मैं यहाँ पे बोरॉन लूं, सेकेंड एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे बोरॉन नंबर कितना होता है? 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 1s2 2s2 और ये कितना हो जाएगा? 2p1 हो जाएगा। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1 होना चाहिए। तो वैलेंसी कितनी चाहिए थी? इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहले लाइन बोली थी मैंने, नंबर ऑफ the valencies of an atom is equal to the number of unpaired electron that according to VBT। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो यहाँ पे जो वैलेंसी होनी चाहिए थी कितनी होनी चाहिए थी? 1 होनी चाहिए थी। बट ऑब्जर्व वैलेंसी कितनी है? कितनी दिखाई दे रही है? आप लोगों को पता है स्ट्रक्चर BF3। अगर BF3 का स्ट्रक्चर देखते हो तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी आती है? 3 आ रही है, सही है ना? यहाँ पे देखो, क्रिस क्रॉस करो, वैलेंसी 3 आ रही। तो ये वैलेंसी के बारे में वीबीटी ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। वैलेंसी के बारे में वीबीटी ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। सेकेंड जो लिमिटेशन था वीबीटी का, द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल। द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। पहला था balances of certain element, second is the shape and geometry of certain molecule. The valence bond theory cannot explain shape, geometry, bond angle in certain molecules. अभी जो पहला था, हम लोग जानते हैं कि टेट्राहेड्रल इसका होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये आपको पता है कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन के बारे में वीपीडी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। बॉन्ड एंगल जो NH3 का होता है वो 107 ही क्यों है, जो बॉन्ड एंगल ऑफ H2O का होता है वो 104 क्यों है, ये भी वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। इसीलिए इस सिनेरियो में किसको आना पड़ा? हाइब्रिडाइजेशन को। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट रखना है कि वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन द वैलेंसीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट, VBT does not explain the shape and geometry of certain molecule। तो ये 2 पॉइंट है, इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। अभी हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये सबको ही पता है। अभी कोई आपको ये रफ कर दूं, अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये आप सबको पता है कि मिक्सिंग एंड recasting of atomic orbital to form new hybridized orbital with equivalent energy, that is called as a hybridization। अभी तो ये बोर्ड्स की बात हो गई, अभी ये किसकी बात हो गई? बोर्ड्स की। और आप तो वैसे ही पास हो गए लोग सब, तो बोर्ड्स की बात नहीं करेंगे अभी हम बात करेंगे डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन। अभी इसके रूल्स क्या है ये आप सबको पता है। तो atomic orbital of a same atom can take part in the hybridization. Only atomic orbital and not electron undergo hybridization। इसके एक फीचर्स है, उसके एक assumption रहेगी यहाँ पे।
द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपैरेबल एनर्जी ओनली कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। जिनकी एनर्जी कंपैरेबल है, जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जिनकी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे, एक न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है, तो द शेप ऑफ न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द शेप ऑफ हाइब्रिडाइजिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप है वो अलग रहेगा न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के कंसेप्ट में। जो जितने भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं सबकी एनर्जी इक्विवेलेंट होगी, मतलब सबकी एनर्जी सेम होगी, हैव सेम शेप, हैव सेम ज्योमेट्री। तो ये सब बातें हैं जो आप पढ़ चुके हो, ये सब बातें आप पढ़ चुके हो। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर एक एस ऑर्बिटल है, पहला अगर 1s ऑर्बिटल and 1p orbital are intermixed and to form a new hybridized orbital, कौन सा hybridized orbital फॉर्म करेगा? sp, 1s है 1p है, तो दैट इज 1sp hybridized orbital फॉर्म करेगा। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? मैं ज्योमेट्री बात करूं, मैं शेप की बात नहीं कर रही। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? सबको पता है इसकी ज्योमेट्री क्या होती है ना? लीनियर। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? लीनियर होगी। उसके बाद सेकंड 1s प्लस यहाँ पे अगर 2p ऑर्बिटल का हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? एक s होगा। p कितने हैं? 2 है, सबको ही पता है, बहुत इजी चीज है। sp2 होगा। sp2 है तो ये क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो गया? ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। ठीक है। उसके बाद 1s प्लस 2p और यहाँ पे क्या करूंगी? 2p, 1s एंड 3p और कितना? यहाँ पे 3p। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगी। ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। उसके बाद फोर्थ 1s अगर मैं यहाँ पे बोलूं 2p होगा, कितना होगा? यहाँ पे 1s और यहाँ पे 3p कर देते। चलो 2p भी कर सकते थे लेकिन मैं 3p से स्टार्ट करूँ, याद रखने के लिए इजी होता है। 3p और एक 1d कर देते तो sp3d हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? sp3d। ज्योमेट्री क्या रहेगी यहाँ पे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद फिफ्थ 1s कितने p लेंगे यहाँ पे? 1s के बाद यहाँ पे अगर मैं लूं यहाँ पे 3p ले लेती हूँ। चलो 3p प्लस 2d क्या होगा यहाँ पे? sp3d2। अगर sp3d2 हो जाता है तो ज्योमेट्री क्या रहेगी यहाँ पे? ऑक्टाहेड्रल। कितने 6 बन रहे हैं ना, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूं 1s 3p एंड 3d ऑर्बिटल रहेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? sp3 d3। क्या बन गया? sp3d3। अगर sp3d3 है तो क्या होगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो ये आपको हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है और उसकी ज्योमेट्री याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी का भी स्ट्रक्चर दिया है या किसी का भी हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमें पता होना चाहिए। ये तीन तो इजी है। sp मतलब लीनियर होगा, 180 का एंगल होता है। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 120 का एंगल रहेगा। sp3 में 109 का, उसमें भी डिफरेंस है। sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। देखो 2 3 5 और 6, अगर ये 6 आ रहा है पूरा तो दैट इज ऑक्टा। हमने देखा 6 वाली बातें हमने सुनी है, 6 है मतलब ऑक्टाहेड्रल। और ये क्या होगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये क्या होगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल।
अभी जरूरी बात है कि हमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अभी अभी तो हम शॉर्टकट में चलेंगे। चलो रब कर दूं। मैंने रब कर दिया। अभी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, क्या मेथड है हाइब्रिडाइजेशन निकालने की? तो शायद हमने जब रिवाइज किया था, तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था। अगर आपके पास सिंपल मॉलिक्यूल है, जिन लोगों ने रिवीजन अटेंड नहीं किया था ध्यान दो, अगर आपके पास एक सिंपल मॉलिक्यूल है, आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, अभी मुझे बताओ, आप 2 स्ट्रक्चर याद रखोगे, 4 याद रखोगे, 10 12 रखोगे, 20 25 रख दोगे, और कितने स्ट्रक्चर? नंबर ऑफ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में लोन पेयर भूल जाओगे, कभी निगेटिव चार्ज भूल जाओगे, कभी पॉजिटिव चार्ज भूल जाओगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो क्यों ना उसको एक सिंपल फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाए। अभी ये फॉर्मूला यूज कब करना है? जब एक ही सेंट्रल एटम रहेगा, जब एक ही सेंट्रल एटम रहेगा तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है जो मैं अभी लिख के देने वाली हूँ। अगर सिंपल मॉलिक्यूल्स है तो फॉर्मूला यूज करोगे x इज इक्वल टू 1/2 v प्लस जी। बताया था मैंने ये फॉर्मूला, x इज इक्वल टू 1/2 v प्लस जी। अगर पॉली एटॉमिक अनायन है, क्या रहेगा? पॉली एटॉमिक अनायन है। तो पॉली एटॉमिक अनायन, मुझे बताओ अनायन कब फॉर्म हो गए? जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अनायंस कब फॉर्म हो गए? जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो यहाँ पे देखो V प्लस जी तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे अनायन, ए मतलब क्या हो गया? अनायन हो गया। ए मतलब क्या हो गया? अनायन हो गया। अगर मैं यहाँ पे कटायंस की बात करूं, पॉली एटॉमिक कटायंस की बात करूं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाए? कटायंस का फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो 1 V प्लस जी, और यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा, V प्लस जी माइनस। सूरज ज्यादा ब्लर दिखाई दे रहा है, बाकी सबको बोर्ड क्लियर है? यस। सूरज एक बार एक चेक करो आप, बाकी सबको तो क्लियर है। चलो ठीक है, एक बार चेक करो सूरज। अभी यहाँ पे देखो कि V क्या होता है। अभी तो मैंने लिखा V क्या होता है। यहाँ पे V होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम किसके अटैच है? यहाँ पे आप देख रहे हो कि V होगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप attached to the central atom, attached to the central atom। अगर कोई फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, या कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो पूछ लेना। V होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप अटैच टू द सेंट्रल एटम। G को मैं बोलती हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, मैं G को बोलती हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ outermost shell of an electron of central atom। किसके? ऑफ सेंट्रल एटम। अगर आपको इजी वे में V को लेना है तो ले सकते हो। V को नंबर ऑफ वैलेंस शेल ले लो इन सेंट्रल एटम, G को नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप इंटरचेंज कर दो जैसे आपको याद रखना है। मैं याद रखती हूँ V को नंबर ऑफ वैलेंस शेल बोलती हूँ, G को नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम के थ्रू याद रखती हूँ। अभी यहाँ पे A क्या होगा? मैंने यहाँ पे A लिखा हुआ। A होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अनायन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अनायन, और यहाँ पे C होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किस पे? ऑन कटायन। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? क्लियर होना चाहिए। x इज इक्वल टू, देखो x निकालना है हर जगह में, ये x हो गया यहाँ पे भी क्या निकालना है? x इज इक्वल टू निकालना है सब जगह पे।
अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ रही है, अगर x की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसमें जो हाइब्रिड स्टेट होगी, इसमें जो हाइब्रिड स्टेट होगी वो क्या होगी बेटा? sp होगी। सही जा रहे? इसमें जो हाइब्रिड स्टेट होगी क्या होगी? sp। अगर यहाँ पे 3 ले रहे हो तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी? sp2। अगर हम 4 ले रहे हैं तो हाइब्रिड स्टेट sp3, 5 है मतलब sp3d, 6 है तो sp3d2, और यहाँ पे अगर 7 है तो sp3d3 रहेगा। इतना तो पता ही है ना? ये देखो, 2 है 1 2, 3 है 2 और 1 3, 4 है 3 और 1 4, 5 देखो टोटल 5 आ रही है, 6 टोटल 6 और 7। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप कहीं पे भी अप्लाई कर लो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे भी अप्लाई करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़े, एग्जाम्पल सॉल्व करें। मैम 2 मिनट ना। ओके साइड। बिल्कुल v प्लस जी याद रखो, अनायंस है तो प्लस a कर दो, कटायन है तो माइनस c कर दो, और बाकी 2 3 4 5 चीजें तो आपको याद हो ही जाएगी। sp sp2 sp3, sp होगा तो लीनियर, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल। हो गया। ओके चलो एग्जांपल सॉल्व करें। अभी एग्जांपल आप लोग ही सॉल्व करो, पूरा रफ कर दो, हो गया, फॉर्मूला याद हो जाएगा। मैंने मोनोवैलेंट एटम की बात की है, अगर डाइवैलेंट एटम कहीं पे आ जाते हैं तो उसको जीरो कंसीडर करना है। अगर डाइवैलेंट एटम कहीं पे आ जाते हैं तो उसको कितना कंसीडर करना है? जीरो। तो चलो एग्जांपल सॉल्व करो आप जल्दी जल्दी। चलो मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, आप पूरे एग्जांपल सॉल्व करोगे। पहला है PF5, अभी तो आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। COCl2, थर्ड होगा NH4 प्लस, फोर्थ इज ClO4 माइनस, फिफ्थ इज NO3 माइनस। देखो ये स्ट्रक्चर थोड़ा निकालोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। RF5, ठीक है 7 भी यहाँ पे लिख देती हूँ। CO2, यहाँ पे XCF4, 9th ले लो, PCl6 माइनस, 10 होगा PH3, 11 SF3 प्लस, 12 होगा SF4, 13 SF4 हो गया, XEF2, XEF2 14, P's NO2 plus 15 is PO4 3 minus। सॉल्व करो। अभी तो आप ओरली भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओरली सॉल्व कर सकते हो।
पूरे निकालें एक साथ। किसी को डाउट है, कोई नहीं आ रहा है, कोई सब एकदम पूछ लो। ओके नितिन, सिंपल हाइब्रिडाइजेशन भी डालोगे क्योंकि आपको ज्योमेट्री तो पता ही है, तो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन भी आप डालोगे तो सब तब भी सही होगा। सिंपल हाइब्रिडाइजेशन भी डालोगे, थोड़ा फास्ट करो, और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आकांक्षा वीडियो ब्लर हो रहा है, एक मिनट में नेट चेक करती हूँ। सही तो है मेरे हिसाब से। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई ना आकांक्षा तो बता देना एक बार, मैं फिर से रिकनेक्ट कर दूंगी फिर। चलो हो गया। आकांक्षा क्लियर हो रहा है? हाँ साहिल, मैं स्क्रीन शेयर करके भी पढ़ा सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि ये ज्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि स्क्रीन शेयर करूंगी सिर्फ तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसमें। हाँ, जो रिवीजन लेक्चर है वो स्क्रीन शेयर करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो 12th स्टार्ट हुआ ना साहिल, उसमें मजा नहीं आएगा स्क्रीन शेयर करने में। क्योंकि स्क्रीन शेयर करके क्या सी मैं बोलूंगी, आप लोग देखोगे, यहाँ पे चीजें करती जाऊंगी तो आपको मजा आएगा उसमें। एक मिनट। अच्छा, आज का ही प्रॉब्लम होगा ये सूरज, या आज का ही प्रॉब्लम होगा, ब्लर होगा बीच बीच में, बाकी हमेशा तो नहीं होता है। अगर सबको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं फिर से रिजॉइन करती हूँ। सूरज एंड आकांक्षा, प्रॉब्लम हो रहा है? अथर्व एंड साहिल, कुछ प्रॉब्लम है? ओके, जस्ट ब्लर है। अगर ज्यादा है तो बता दो, मैं फिर से रिजॉइन कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके आकांक्षा, चल स्टार्ट कर फिर जल्दी से। चलो हो गया, बोलो। PF5,
अभय कितना होगा? हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है अभय? सबको एक एक करके पूछने वाली हूँ अभी मैं। अभय गिव मी द आंसर, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PF5? अभय हो या नहीं हो? चलो अभय तो या आंसर देने दे। अभिषेक, अच्छा गुड अभय हो, मुझे लगा इतना टाइम लग रहा है। अभय गलत नहीं हो रहा है, सोचना गलत नहीं हो रहा है। x इज इक्वल टू 1/2। अबे ध्यान दे, सेंट्रल एटम क्या है? फॉस्फोरस है। सेंट्रल एटम क्या है? फॉस्फोरस है ना। अबे फॉस्फोरस में नंबर कितना होता है? 15 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखूं तो 285 होगा सिंपल। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे? 5। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे? 5। अभी फ्लोरीन कैसा है? फ्लोरीन मोनोवैलेंट ही है। फ्लोरीन क्या है? मोनोवैलेंट है। कितने मोनोवैलेंट एटम सराउंड करके रखा है? कितने मोनोवैलेंट एटम ने सराउंड किया हुआ है? आपको दिखाई दे रहा है 5 है यहाँ पे। क्या इस पे कोई चार्ज था? भाई कोई चार्ज नहीं है। तो 5 + 5 कितना हो रहा है? ये 10 हो रहा है। 10/2 कितना हो जाएगा? 5। अगर अब ये 5 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d होगा ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d होगा। भाई अबे क्लियर हो रहा है? ठीक है ना। आगे से अभी पूरे अच्छे से कर। अगर फिर से किसी में प्रॉब्लम आता है तो बता मुझे। चलो ये हो गया sp3d पहला। सबको क्लियर है? फर्स्ट। उसके बाद है COCl2। COCl2। अभी यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है। सेंट्रल एटम क्या होगा? कार्बन होगा। देखो किसका नंबर है? अभिषेक बोलो। अभिषेक थोड़ा जल्दी जल्दी, सबका नंबर आने वाला है, ध्यान रखो। अभिषेक क्या होगा इसका? COCl2 का हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है? स्टार्टिंग के पूछ रही हो यार, अभी तो होने चाहिए थे, पूरे हो जाने चाहिए थे 10 मिनट में। बाकी लोग आंसर कर सकते हो मुझे, बट मुझे नॉट एवरीवन पे। बाकी लोग आंसर कर सकते हो। ओके साक्षी गुड। चलो अभिषेक आंसर नहीं दे रहा है। आदर्श गुड। सोनाली गुड। स्नेहा, ऐसा लगता है ना लड़कियों ने आज पूरा ये कर लिया। साक्षी, सोनाली, स्नेहा सब आंसर कर रहे हैं। हाँ आकांक्षा, ये आपका ही प्रॉब्लम है। गुड आलोक। मेघा सही है। गुड आदित्य। आकांक्षा नो प्रॉब्लम, फिर से आप एक बार रिजॉइन हो जाओ, फिर से रिजॉइन हो जाओ। गुड सूरज। क्या हो रहा है भाई? x इज इक्वल टू 1/2। एक कार्बन है, ऑक्सीजन है, Cl2 है। ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो इसको छोड़ दो, डाइवैलेंट है। कार्बन 4 है, मोनोवैलेंट एटम 2 है। 4 प्लस यहाँ पे 6/2 3 आ रहा है। 3 हो रहा है तो sp2। 3 हो रहा है तो क्या होगा? sp2। गुड सूरज। चलो आदर्श बोलो भाई आंसर। NH4+। गुड आदर्श, पहले बिल्कुल रेडी रखा है आंसर। 1/2। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे 5 रहेंगे, +4 हो जाएगा। प्लस का चार्ज है तो -1 होगा। कटायन माइनस, तो यहाँ पे 9 8, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे 4 आ रहा है। 4 है मतलब sp3। 4 है मतलब sp3। गुड। देन आदेश नेक्स्ट बताओ। ClO4 माइनस क्या होगा? गुड श्रवणी। आदित्य सही है। अंजलि आंसर करो बेटा। गुड साहिल।
चलो अभी मैं आपको पूछते बैठूंगी तो आधे लोग तो आंसर ही नहीं दे रहे। 1/2 क्लोरीन 7 ऑक्सीजन 0, ये +1 हो जाएगा। 7 + 1 8, 8/2 4, 4 मतलब sp3। आप लोग आंसर चेक करते जाओ। सही है, sp3 हो गया। अच्छा तुम लोगों ने स्टार्ट आगे वाले आंसर भी कर रहे हो। 1/2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन तो यहाँ पे हो जाएगा 0 +1 6/2 3, 3 है मतलब sp2, 3 है मतलब sp2। ClO4 माइनस का sp3d कैसे आ रहा है? sp3d नहीं आ रहा है, sp3 आ रहा है नितिन। Cl क्लोरीन 7 है, ऑक्सीजन को 0 लेना है, ये +1 हो गया तो sp3 हो गया। गलत नहीं करना। 1/2 आयोडीन कितना है? 7 होता है। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 7, फ्लोरीन कितना है? 5, ये हो जाएगा 7 5 12 2 6, 6 मतलब sp3, 3 4 और 5 6 sp3d2, ये हो गया sp3d2। CO2 क्या होगा यहाँ पे? 1/2, यहाँ पे 4 है और ये तो 0 है, 4/2 2 आ गया मतलब sp, मतलब ये क्या हो जाएगा? xp। चलो ये रफ कर दूं इस साइड में, सबको क्लियर हो गया? मिटा दिया मैंने। साहिल CO था कि, एक मिनट चेक करती हूँ। तो COCl2 की बात कर रहा है या क्या ClO4 की माइनस? यहाँ पे मैं जो बात कर रही थी वो ClO4 माइनस था। हाँ चलो, एक COCl2 भी था, ये दोनों थे। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है? 1/2 कार्बन तो 4 होगा, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है 0, नंबर ऑफ सराउंडेड एटम 2 हो गया ना, तो 4 + 2 6/2 3, 3 आ रहा है मतलब ये तो sp2 होगा। यहाँ पे 1/2 क्लोरीन 7, ये ऑक्सीजन 0 है, ये डाइवैलेंट है, -1 मतलब +1, 7 + 1 8, 8/2 4, 4 मतलब है sp3 हो गया। अभी बता कहाँ पे डाउट है? दोनों एग्जांपल बता दिए मैंने। ओके चलो, उसके बाद XeF4 1/2, Xe मतलब यहाँ पे 8 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 4 है, 8 से 12 और ये 6 हो गया। अगर 6 है तो sp3, ये 4 हो गए और ये d, 3 4 5 6 2 आ जाएंगे sp3d2। क्लियर? उसके बाद PCl6 माइनस 1/2 फॉस्फोरस 5 क्लोरीन 6 -1 मतलब +1, तो 6 6 यहाँ पे 12 हो गए, 12/2 ये 6 हो गया, 6 है मतलब sp3d2, 6 है मतलब sp3d2। उसके बाद PH3 1/2 फॉस्फोरस 5, यहाँ पे 3 हो गया, 8/2 4 और 4 मतलब sp3। ऐसी बात है कि जल्दी जल्दी आनी चाहिए अभी हाइब्रिडाइजेशन, इतना दिमाग ऐसे लिखने की जरूरत ना पड़े। 1/2 सल्फर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6, फ्लोरीन 3 है, -1 8, 9 9 -1 8, 4 आ गया sp3। यहाँ पे देखो 1/2 सल्फर 6, फ्लोरीन 4 और ये हो गया 10, सही है ना, SF4, ये 4 और ये 6 हो गया 10 और ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे sp3 4 और d, sp3d हो जाएगा। गुड अवे। यहाँ पे देखो 1/2 8 + 2 5 और 5 मतलब sp3d। इधर 1/2 नाइट्रोजन 5 -1 4/2 2 sp, ये हो जाएगा sp।
PO4 ये वाला यहाँ पे 1/2 5 और ये 3 8 ये 4 हो गया, 4 है मतलब sp3। क्या ये बातें समझ में आ रही है सबको? अभी क्लियर है? अच्छा ये 14 वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसे बताते जाओ मुझे। NO2 प्लस NO2 प्लस, बाकी सबको क्लियर हुआ है? सही है ना? सबको क्लियर हुआ है ना? किसी को डाउट नहीं है? चलो नितिन, ऑक्सीजन को हमने कहा कि जो सराउंडेड एटम है ना वो सिर्फ मोनोवैलेंट चाहिए। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है क्या नितिन? वो डाइवैलेंट है ना। तो जो भी डाइवैलेंट ट्राइवैलेंट है उसको इग्नोर कर दो, सिर्फ मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट कौन होंगे? एक तो अल्कलाइन मेटल होंगे मोनोवैलेंट में, या तो हैलोजन होंगे। सॉरी, एक तो हाइड्रोजन, अल्कलाइन मेटल या हैलोजन, यही मोनोवैलेंट होंगे। बाकी सबको इग्नोर कर दो, बाकी सबको। आपको लग रहा होगा अभी फॉर्मूला इजी है, कोई ये नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? ये एक ही सेंट्रल एटम के लिए एप्लीकेबल है। अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम आते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। चलो रब कर दो। अभी देखो ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैंने लिखा हुआ है CH3 CH2 CH डबल CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ रहा है CH3। अभी मैंने कहा कि इस सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। इस सब कार्बन का क्या निकालना है आपको? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या हम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए याद रखना आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतना ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। मींस अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 हो रहा है, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2 है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है तो sp2, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है तो sp3 एंड सो ऑन, एंड 5 है तो sp3d, इस तरह से चलेगा। लोन पेयर को भी एक सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करना है। लोन पेयर को एक सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करना है, तो लोन पेयर इज इक्वल टू 1 सिग्मा बॉन्ड। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है रिएक्शन में, अगर कोई इसमें रिएक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी 1 सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करना है। क्लियर हुआ है? जितने सिग्मा बॉन्ड उतना ही हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर आता है तो 1 सिग्मा बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा तो 1 सिग्मा बॉन्ड। मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना है देखते हैं यहाँ पे। देखो अभी ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन, यहाँ पे ये थर्ड है, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ है और यहाँ पे ये सिक्स है। ठीक है, अभी मुझे बताओ फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? गुड नितिन, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर डालोगे तो सबको पता चल जाएगा। गुड साक्षी, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये हाइड्रोजन किस तरह से CH3 है, यह हाइड्रोजन CH3 है। मतलब देखो इस तरह से लिखो मैं 1 2 3 4, एक कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है? sp3। कितने बनाए? 4 सिग्मा बॉन्ड। अभी ये कार्बन ने भी 4 बनाए, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो ये भी sp3 हो जाएगा। सही जा रहा है? यहां पे देखो एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा है एक पाई है, तो 1 2 और एक हाइड्रोजन 3 है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है। यहाँ पे भी देखो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, एक तीसरा सिग्मा, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। सही है? इसके बाद देखो 2 हाइड्रोजन, एक ये एक ए, 4 हो गया तो sp3, यहाँ पे भी क्या रहेगा? sp3।
अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो sp हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसका sp हो जाएगा। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया? किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो? यस, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा है VSEPR थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अभी देखो यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर निकाल रही हूं CH4 का। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर निकाल लेती हूँ। किसका स्ट्रक्चर निकाल रही हूँ मैं? यहाँ पे CH4 का। ये मैंने CH4 निकाल दिया हाइड्रोजन में, ठीक है। उसके बाद एक NH3 निकाल रही हूँ, यहाँ पे एक H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे एक लोन पेयर है। उसके बाद ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इस पे कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। इसको भी मैं प्रॉपर ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन, टेट्राडोनल। अभी आप देख पा रहे हो 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? इनकी ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए बेटा? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर। मैंने कहा लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करना है तो टोटल कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। तो यहाँ पे भी sp3 रहेगा और इसकी भी ज्योमेट्री क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल। इसकी भी ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल है, सही है। यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर इज नथिंग बट 2 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल 4 हो गए यहाँ पे। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसकी भी ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल है। यहां तक सबको क्लियर हुआ है? बट अगर मैं इसके बॉन्ड एंगल की बात करूं, इनके में बॉन्ड एंगल की बात करूं, तो आपको पता है कि जब भी टेट्राहेड्रल होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, 107 होता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 107। यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 104। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? पॉइंट में रहेगा, ऐसा क्यों हो रहा है? कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इनकी ज्योमेट्री सेम है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हो रहा है? तो ये हमें बताता है VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इसमें बताया गया है कि जो लोन पेयर रिपल्शन होता है, जो लोन पेयर रिपल्शन होता है सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। यहां पे देखो, यहां पे सब बॉन्ड है, तो इनके बीच में जो रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। यहाँ पे एक लोन पेयर है, बाकी बॉन्ड पेयर है, और यहाँ पे 2 लोन पेयर है। सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ पे हो रहा है? लोन पेयर। अभी मुझे बताओ, ये 2 लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर में रिपल्शन होगा तो ये एक दूसरे से दूर जाएगी। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये एंगल बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये लोन पेयर नीचे आएगी तो हाइड्रोजन को भी तो श्रिंक होना पड़ेगा। तो ये लोन पेयर जैसे दूर जाएगी, हाइड्रोजन पास में आ जाएगा, तो ये श्रिंक हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो एक ही लोन पेयर है, तो यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, और यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा 107। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, तो जो बॉन्ड एंगल है वही रहेगा। अभी अगर हम इसमें शेप की बात करें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, तो इसकी ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप होगा, मतलब टेट्राहेड्रल ही रहेगा। इसकी जो ज्योमेट्री है और शेप दोनों सेम रहेगा। जहां पे लोन पेयर 0 होता है उसकी ज्योमेट्री ही उसका शेप होता है। बट यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो इसका शेप क्या बन गया? पिरामिडल। इसका शेप क्या बन गया है? पिरामिडल बन गया है।
यहाँ पे दो लोन पेयर है, इसका शेप क्या हो गया, वी शेप बोलो, यहाँ पे इसको बेंड शेप बोलो, जो भी होगा, वी शेप या बेंड शेप, या इसको एंगुलर शेप भी कहते हैं, इसी को एंगुलर शेप भी कहते हैं। क्लियर हुआ है, समझ में आया? VSEPR थ्योरी, किसी को डाउट है? जहां पे भी लोन पेयर रहेगा वहां पे बॉन्ड एंगल कुछ ना कुछ डिक्रीज होने ही वाला है। चलो नोट कर लो जल्दी से। अभी लास्ट में हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, अपना एक कंसेप्ट पढ़ेंगे MOT वाला, बाकी भी फजान लोग बाकी, अभी तक हम पढ़ेंगे MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये आप लोगों ने देखा है, MOT पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पता है ना सबको? MOT, अभी MOT पे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं कि एक गिवन स्पीसीज दी जाएगी, वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, सही है? तो बॉन्ड ऑर्डर पैरामैग्नेटिक, इसके लिए मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बता दूंगी, वो ट्रिक्स यूज करना तो आपका आंसर आ जाएगा, फिर ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो ट्रिक्स देखते हैं पहले। चलो ट्रिक्स देखें। पहली ट्रिक्स MOT की, अभी MOT पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन ट्रिक्स याद रखो थोड़ा सा, उससे आपके आंसर बन ही जाएंगे। अभी पहली जो ट्रिक्स है, यहाँ पे ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1, जो पहली ट्रिक है यहाँ पे कि इफ अ मॉलिक्यूल हैव, if a molecule have odd number 10 और 16 इलेक्ट्रॉन, कितना? if a molecule have odd 10 और 16 इलेक्ट्रॉन, और 16 इलेक्ट्रॉन, then it is paramagnetic, then it is पैरामैग्नेटिक, ठीक है? अदरवाइज इट इज डायामैग्नेटिक, कोई भी गिवन स्पीसीज दी है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड निकाल के, आपको जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक कहते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक कहेंगे। तो यहाँ पे हमें सिंपल एक ट्रिक्स याद रखनी है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड नंबर आप जानते हो, अगर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं या उसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वो कैसा रहेगा? पैरामैग्नेटिक रहेगा, अदरवाइज वो कैसे हो जाएगा? डायामैग्नेटिक होगा, अदरवाइज वो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। चलो एग्जांपल लिखते हैं, ये आप लोग बताओ मुझे क्या होगा। H2 सेकेंड लिख रही हूं मैं यहाँ पे, He2+, अगर दिखाई नहीं तो बता देना। उसके बाद B2, सबका नेचर बताओ, डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, सबका नेचर बताना है। O2, उसके बाद 6 है NO, 7 is Cn माइनस, 8 है O2 माइनस, 9 is CO, 10 is NO प्लस, और क्या ही एग्जाम्पल देंगे। 11 C2, 12 O2 प्लस, 13 O2 2 माइनस, 14 Ni2 लिथियम 2 मॉलिक्यूल्स, एंड 15 क्या होगा यहाँ पे? NO2 माइनस, NO2 माइनस।
चलो क्या निकालना है, इनमें से कौन सी स्पीसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। आप लोगों ने अगर लास्ट ईयर के पेपर देखे होंगे कभी, तो लास्ट ईयर के पेपर्स में आपको दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। तो हमें टाइम बचाना है और डायरेक्टली हमें बोलना है कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक रहेगा। क्या होना चाहिए पैरामैग्नेट के लिए, ऑड 10 और 16 इलेक्ट्रॉन, इतना तो याद ही रख सकते हो ना। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 16 है या 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज इट इज अ डायमैग्नेटिक। क्लियर हो रहा है अभय, आदित्य? इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है सब लोग जानते हो? चलो आप लोग कर लो, फिर मैं आंसर बताती हूँ। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है आप लोग जानते हो। किसी को नहीं समझ में आई ये ट्रिक्स, ऐसा कुछ है? चलो ऐसे बता दूं, सबने कर लिया है? साक्षी हो गया है? चलो जल्दी करो साक्षी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना, हमें इलेक्ट्रॉन तो निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बस, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, पी और डी लिखते जाओ उसके सामने, और क्या करना है। साहिल हो गया है? अच्छा 12 हो गया। फास्ट फास्ट। मैम वो NO प्लस है कि Na प्लस? 10th वाला, नंबर 10th में। 15 नंबर, 10 नंबर 10th NO में प्लस है, 10। 10 नंबर NO प्लस है। ओके। ओके चलो जल्दी जल्दी जल्दी, और भी ट्रिक्स देखना है हमें।
गुड साक्षी, पूरे हो गए, गुड। और किसी का हुआ है कंप्लीट? मतलब इस प्रोसेस से, इस ट्रिक से हमें डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम आंसर दे देंगे। गुड साहिल, सूरज, साक्षी, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, फिर आंसर बताती हूँ मैं। गुड भाई। एमओटी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, अगर केमिकल बॉन्डिंग में जेई और नीट की बात करोगे ना, तो केमिकल में जो एमओटी वाला कंसेप्ट है उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, गुड नितिन। डाइपोल मूवमेंट होगा, डाइपोल मूवमेंट की भी ट्रिक्स मैं बताती हूँ आपको, पहले इसके ट्रिक्स देख ले। चलो आंसर बता दूं, बाकी सबने कर लिया है? गुड स्नेहा। चलो आंसर चेक करते हैं, अगर किसी में डाउट होगा या आंसर सही नहीं लिखा होगा तो बता देना मुझे। अभी हाइड्रोजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन? हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे ऊपर लिख के रख दो। यहाँ पे पैरामैग्नेटिक कौन होगा? 10 इलेक्ट्रॉन, 16 होगा या ऑड होगा? अदरवाइज कौन होगा यहाँ पे? जो होगा डायमैग्नेटिक होगा। क्या इसमें 2, 16 और 2, 16 और ऑड नंबर आ रहा है? नहीं, तो ये डायमैग्नेटिक हो रहा है। मैं डी लिख रही हूँ, ये डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, बताना मुझे कितने सही आए 15 में से सब लोगों ने। He2+, सही से बताना, नहीं तो बोलोगे हाँ हाँ मैम 15 भी, 15 के 15 सही थे। गुड साई। अभी यहाँ पे देखो हेलियम 2+, हेलियम 2+ में प्लस का चार्ज है, हेलियम 2+ में प्लस का चार्ज, तो क्या लिखा? डायमैग्नेटिक लिखा साई, डायमैग्नेटिक आएगा। अरे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, 4 तो हो गए हेलियम के, एक चला गया डाया, ऑड है, ऑड मतलब पैरामैग्नेटिक। यस ऑड, हाँ सही, गलत मतलब। B2 कितना होगा? एक बोरॉन 5 होता है, दो बोरॉन 10 हो जाएगा, और 10 मतलब ये भी क्या आ गया? पैरामैग्नेटिक। यस ये भी पैरामैग्नेटिक। गुड। नाइट्रोजन एक का 7, ये 14 हो गया, 14 इवन है तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक। ऑक्सीजन देखो 16 है, और 16 है मतलब ये भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। गुड। NO, अभी NO की बात करूं, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, ये हो गया 15, और 15 मतलब ऑड है तो ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, ये पैरामैग्नेटिक है। CN, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 12, 13, -1, ये हो गया 14। अगर 14 आता है यहाँ पे तो ये डायमैग्नेटिक होगा, 14 आता है तो डायमैग्नेटिक। O2 -16 + 1 17, अगर 17 है तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, ये 14 मतलब ये भी डायमैग्नेटिक। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 15 और एक चला गया तो ये भी 14 हो गया, डायमैग्नेटिक। ये 14 डायमैग्नेटिक। उसमें देखो कार्बन 6 और 6 12, तो ये होगा ना डायमैग्नेटिक ना, इवन है तो ये भी डायमैग्नेटिक होगा यहाँ पे। उसके बाद O2, 16 में से 1 गया, 15 है, 15 ऑड है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। ऑक्सीजन 16 तो आ रहे हैं 17, 18, 18 का कुछ है नहीं, डायमैग्नेटिक। 18 मतलब क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। Li2, एक Li3, 3 और 3 6 हो गया, तो ये भी डायमैग्नेटिक आ गया, ऐसा कुछ है नहीं। NO2 7, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे? 16, 16 4 23, एक 24, अगर 24 आता है यहाँ पे तो ये भी डायमैग्नेटिक होगा। कोई किसी का गलत हुआ है?
ट्रिक समझ में आ गई है, याद हो गई है ट्रिक्स, सिंपल ट्रिक्स थी। क्या निकालना है, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। गुड, चलो आगे बढ़े। 10 और 15 नहीं समझ में आया, चलो ठीक है। अबे देखिए यहाँ पे 10 में क्या हो रहा है, NO प्लस है, NO प्लस है। अभी N मतलब कितना नंबर होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, दोनों को ऐड कर दे, 7 7 14 15 हो गए। प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 15 में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ गया। और 14 इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। क्लियर है भाई। इसी तरह से NO2 7, दो ऑक्सीजन है 16, -1 मतलब ये +1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, 24 आ रहा है। 24 इवन है तो ये भी डायमैग्नेटिक। अच्छा तो ये बता रहा है, देखो ये तो डेफिनेशन है, कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, कंटेनिंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक, ये तो डेफिनेशन है। और ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुझे बता सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास पेपर सॉल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं है कि मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगी, तो डायरेक्टली मैं ट्रिक्स यूज कर लूंगी। ट्रिक से तो आंसर आ ही रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो उसके बाद हम ट्रिक्स बताते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। आज अथर्व नहीं आया क्या, चलो नेक्स्ट ट्रिक्स है बॉन्ड ऑर्डर। अभी बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको पता है, सबको पता है बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला तो पता ही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन bonding molecular orbital minus number of electron in antibonding molecular orbital, AMO divided by 2। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है, यस ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है। अच्छा मुझे लगा तो आज आंसर नहीं दे रहा, तो मुझे ध्यान ही नहीं आया कि है कि नहीं। अभी देखो ट्रिक्स कैसे याद रखनी है, ये कब निकालोगे, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, आप तब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, तब जाके आपको ये आ जाएगा, तो इसके लिए टाइम लग जाएगा। अभी देखो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 14 है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा ना वो 3 रहेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, ये कर देती हूँ मैं ऐसे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 हो जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम कर देना, 2.5 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं तो फिर से 0.5 से कम कर दो, 2 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15, 16, 17 हो जाता है, फिर से कम कर दो, 1.5 हो जाएगा। फिर से अगर 18 हो रहा है तो 1 आ जाएगा। इस तरह से समझ में आ रहा है, 0.5 से मैं डिक्रीज करूं। अभी उसी तरह से ऊपर जाऊं, अगर 13 हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। अगर 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 2। अगर 11 है तो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 1.5। अगर 10 है इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 1। इसके आगे भी जा सकते हो, क्लियर है। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे N2 ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिया, नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन है, 2, एक का 7 होता है, 2 होगा तो कितना होगा, यहाँ पे 14 होगा, 2 होगा तो कितना है 14। अभी आप देख पा रहे बॉन्ड ऑर्डर कितना है,
3 है ना, N ट्रिपल बॉन्ड N, देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर हुआ है? 14 के ऊपर जाओ, 14 के नीचे जाओ, 0.5 से कम करते जाना है। 14 पे 3 रखना है, 14 पे 3 रखना है। ऊपर जाओ नीचे जाओ, क्या करना है उसके लिए, 0.5 से कम करना है। समझ में आई है ट्रिक्स? H2 के लिए तो बॉन्ड ऑर्डर 1 ही होगा, सिंपल, ये तो पता ही है, इसके लिए कौन पूछेगा, इसके लिए कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके लिए तो कुछ कुछ एग्जांपल ऐसे जो हमें पता है कि उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 ही रहेगा। चलो रफ कर दूं। चलो एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं अभी आपको। अभी मैं इसके फॉर्मूले भी बताऊंगी किस तरह से आता है ये, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना है तो किस तरह से होगा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द स्पेसिस, arrange the spaces O2 minus O2 2 minus and O2 plus in the decreasing order of, in the decreasing order of bond order and also indicate their magnetic properties, their magnetic properties। अभी बाय यूजिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता देती हूँ अगर आपको चाहिए तो। O2 बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज इन ऑर्डर और सबके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक। अभी पैरा और डाय तो इजी हो गया, क्या बात है साहिल, गुड नितिन। ये ट्रिक्स बिल्कुल श्योर शॉट याद रखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो बाकी लोगों को क्या हुआ, नहीं आया अभी तक आंसर? If all the electron are paired diamagnetic, unpaired paramagnetic। अभी मैं ये चीज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी समझाती हूँ। चलो आंसर डालो जल्दी से। चलो बता दूं, हो गया? 1 2 3, अच्छा मुझे अभी देखना पड़ेगा। 4 1 2 3, सही है साक्षी। चलो अभी एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आप लोग जानते हो, स्टार्ट करके बताती हूँ। फॉर O2, किसके लिए? फॉर O2 एंड हायर मॉलिक्यूल्स, ये मैं ट्रिक्स बता रही हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही। एंड हायर मॉलिक्यूल्स, अगर O2 है मतलब ऑक्सीजन है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 16 इलेक्ट्रॉन है। गुड नितिन, सूरज सही है। अगर इलेक्ट्रॉन 16 है या 16 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर 16 इलेक्ट्रॉन है या 16 से ज्यादा है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 2s।
उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देखो एक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद सिग्मा 2px, क्या आ गया, सिग्मा 2px। उसके बाद ब्रैकेट में लिखती मैं यहाँ पे पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। ठीक है, इसके आगे मैं लिखती हूँ यहाँ पे, इसके कंटिन्यू कर देती हूँ। यहाँ पे होगा पाई स्टार 2py इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2pz। ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा वाला फिर से आएगा सिग्मा स्टार 2px। ये किसके लिए है, फॉर O2 मॉलिक्यूल्स के लिए या हायर मॉलिक्यूल्स के लिए है। अगर मैं सेकेंड लिख रही हूँ फॉर N2 एंड लोअर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं फॉर N2 एंड लोअर मॉलिक्यूल्स, मतलब 14 या 14 से कम जो मॉलिक्यूल्स है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखोगे, ये तो सेम ही रहेगा, सिग्मा 1s ये होगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s ये होगा सिग्मा स्टार 2s। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये वाला है, ये पहले लिख आओ, पाई 2py पाई 2pz, इनकी एनर्जी सेम होती है दोनों की। उसके बाद रहेगा सिग्मा 2px, 2px। उसके बाद रहेगा ये पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिग्मा स्टार 2px। ये भी नोट कर लो, इसके थ्रू भी, अगर आपको इसके थ्रू जाना है तो इसके थ्रू जाओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई स्टार 2px 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz है, मतलब इनकी एनर्जी कैसे रहेगी, इनकी एनर्जी सेम एनर्जी है, इनकी एनर्जी कैसे रहेगी, सेम। मैंने आप लोग को शॉर्टकट ट्रिक्स बता दी, उससे तो आपका आंसर आ ही गया। इससे आंसर देखते हैं अभी। देखो, पहला हम बात करेंगे O2 के लिए, तो हम ऊपर वाली बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे O2 के लिए। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 है। तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, यहाँ पे पहले ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये 4 और 4 8 हो गए, ये 9 10 हो गए, यहाँ पे 11 12, ये 13 14 हो गए, और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 1। मैंने कहा इनकी एनर्जी सेम होगी, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर पेयरिंग होगी। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे आपको तो इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इसके साथ कट हो जाएगा, ये इसके साथ कट हो गया। बॉन्डिंग में देखो 2 4 और 6, 6 बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में 2 है तो 6/2 और डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे होगा 6 - 2, यहाँ पे अब बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर हुआ है। चलो उसके बाद देखते हैं O2 माइनस को। O2 माइनस मतलब कितना हो रहा है, ये 16 और 17 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। देखो 2 2 2 2, ये तो हो गया, यहाँ पे भी हो गया, ये 1 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 17 हो रहा है, यहाँ पे कितना आ गया, ये 2 आ गया, तो 17 हो गए। देखो बॉन्ड ऑर्डर, ये इसके साथ कट हो गया, ये इसके साथ कट हो गया, 2 4 6 6 6 हो गए ये, और -3, 6 - 2 और 3 हो गए, सही बात है ना, हाँ 6 - 3, तो 6 - 3 3 1.5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, ये हो गया पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। O2 2 माइनस मतलब 16 और 2 18 हो जाएगा,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे अभी, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखो, इसके साथ कैंसिल है, इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 4 6, ये 6 और ये -4, 6 -4 2 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, और ये डायामैग्नेटिक है, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो डायामैग्नेटिक। उसके बाद O2 प्लस, मतलब ये 16 हो जाएगा, सॉरी ये 15 हो जाएगा, 2 4 6 8 10 11 12 13 14, और यहाँ पे 1 रहेगा बस। तो ये भी कैसे आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ये भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 6 हो गया, 6 -1 5, तो इसका 2.5 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2.5। तो सबसे पहले O2 प्लस 2.5, इसके बाद 2 आएगा O2, 2 बॉन्ड ऑर्डर है, फिर P आ जाएगा O2 माइनस, और उसके बाद लास्ट में है O2 2 माइनस, और सबका नेचर तो मैंने बता ही दिया, 4 2 1 4 1 2 3, यस। क्लियर हुआ है सबको, पहले ही मतलब लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको इम्पोर्टेंट है, शॉर्टकट ट्रिक्स में याद रखो कि कैसे याद रखोगे, इसके लिए और भी ट्रिक्स है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाओगे फिर। आपको पता है 2 1 2 1 और 1 2 2 1 वाली ट्रिक्स, वो भी एक ट्रिक्स होती है। तो इतना आप कर लोगे यहाँ पे, तो दैट इज सफिशिएंट है ये हमारे लिए एमओटी में। एमओटी पे इसी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं एमओटी पे। बॉन्ड ऑर्डर तो हो गया सब यहाँ पे। आयोनिक हमारा फजान रूल बचा हुआ है। चलो एक का आंसर बता दो, लास्ट वाला जल्दी से, एक बस एक ही, उसके बाद में छोड़ दो। आज के आज एमओटी पे जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ थ्योरी वाला अगर हमने लिया नहीं है। एक क्वेश्चन है, द स्पेसेस having bond order different from that in CO is option A NO minus, option B NO plus, CN minus, N2. The species having bond order different from that of CO. क्या आएगा? क्या आ रहा है इसका आंसर? The species having bond order different that in CO. आंसर करो जल्दी से। बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक्स मैंने बताई है कैसे होगी। पहले सीओ का बॉन्ड ऑर्डर निकालो। अभय, आदर्श, सब मतलब 5 मिनट पहले ही सब निकलना शुरू कर देते धीरे धीरे।
क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे, ये कितना है 7, ऑक्सीजन 8, 15 और एक 16 हो गया। 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2। ये करो ना इस तरह से, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 8 है, तो 6 और 6 12, ये 14 हो गया। मैंने क्या कहा, अगर नंबर 14 है यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3, सही है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। यहाँ पे NO प्लस, देखो यहाँ पे 7, ऑक्सीजन 8, तो 7 7 से 14 15 माइनस 1, ये भी 16 हो रहा है, तो 16 का कितना हो रहा है, 16 का आ रहा है 2, 16 का 2, ये 7 ये 8, 15 माइनस 1, 14 का कितना आ रहा है 3 आ रहा है। कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, माइनस 1 मतलब प्लस 1, ये भी 14 आ रहा है, इसका भी 3 है, ये भी 14 है, इसका भी 3 है, सब तो सेम है, डिफरेंट पूछा गया था तो डिफरेंट आ रहा है ऑप्शन ए। इतना शॉर्टकट ट्रिक्स बोल के भी आप लोग मुझे आंसर नहीं दे पा रहे हो। और कौन सी शॉर्टकट ट्रिक्स बताए भाई, अभी बताओ आप लोग ही। अभी तो हमने किया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, 14 का 3 ले लो, 0.5 से डिक्रीज कर लो दोनों तरफ से। इतना शॉर्टकट ट्रिक्स बताने के बाद अगर आप लोग मुझे आंसर नहीं कर पा रहे हो तो ये तो गलत बात है। ठीक है, तो चलो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमारे एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, इंपॉर्टेंट डाइपोल मूवमेंट बचा हुआ है, फजान रूल बचा हुआ है, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 3 कंसेप्ट हमारे बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम कंप्लीट करेंगे। आदर्श इतना लेट आंसर, यार मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स क्यों बता रही हूँ कि आप लोग जल्दी आंसर करो। ठीक है, ए वाला क्या है, डाउट है इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8 है, 7 7 ये 15 हो गया, माइनस 1 16, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 रहेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। 2.5 कैसे होगा, मैंने कहा 14 है, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 15 के लिए 2.5 है, 16 के लिए 2 रहेगा, सॉरी 15 16 17 के लिए 1.5 होगा, ये मैंने बताया ना। अच्छा माइनस नहीं देखा तूने, फिर ठीक है, फिर गलत कर दिया था। चलो ठीक है, मिलते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है, चलो बाय।